बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद साल दोम के एक अहम लेक्चर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के साथ आपके सामने हूँ। हमारा आज का मौजू दबीरुल मुल्क मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। अगर आप बोर्ड पे देखें, मुझे एहसास हो रहा है बोर्ड छोटा है, गालिब बड़ा है। आपका सेकेंड ईयर में बहुत हवाले से अहम मजमून। पहली बात, 2 गज़लें इम्तहानी नुक्ता निगाह से अहम है। फिर आपको 20 नंबर का एक मजमून भी करना है, मेरा पसंदीदा शायर। अगर आप वहाँ ये गालिब करते हैं तो ये ज़रा बाकियों से मुख्तलिफ होगा और बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत के हवाले से मैंने पहले कुछ नुकात लिखे हैं, फिर कुछ अशार हैं। सबसे पहले आप यही समझिए कि उर्दू अदब में मिर्ज़ा गालिब का मकाम क्या है। देखिए, हम एक निज़ाम शमसी में हैं जिसमें एक सूरज है, बहुत से सितारे सैयारे हैं जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, बहुत से चांद हैं जो सैयारों के गिर्द घूमते हैं, बहुत सी कहकशाएं हैं, लेकिन सूरज एक ही है। बिल्कुल इसी तरह अगर उर्दू ज़बान को निज़ाम शमसी से तशबीह दी जाए तो जहन में रखिए उसका सूरज गालिब है। सूरज एक ही होता है जो रोशनी देता है, जो हरारत देता है, जो नूर देता है। इल्म व अदब का वो सूरज गालिब है। अब इसके बाद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि गालिब का मकाम क्या है। अगर मैं अपनी बात को मज़ीद सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो यूं कहूँगा कि अगर उर्दू के तमाम शायर तराजू के एक पलड़े में डाल दिए जाएं और एक पलड़े में गालिब को रखा जाए तो जहन में रखिए गालिब का पलड़ा भारी रहेगा। गालिब अकेला भी तमाम शायरों से बड़ा शायर है। जब ये बात हम क्लास में करते हैं तो बच्चे आमतौर पर कहते हैं कि हज़रत इकबाल बड़े शायर हैं। यकीनन हज़रत इकबाल बहुत बड़े हैं, लेकिन जहन में रखिए हज़रत अल्लामा इकबाल का मर्तबा इस हवाले से है वो इंसान बड़े हैं, अल्लाह के वली हैं, मुफक्कर हैं, उनके आगे से पर्दे हट चुके हैं, वो कुछ देख रहे हैं जो बाकी नहीं देख सकते। जबकि बहसियत इंसान गालिब में कुछ शख्सी खामियाँ थी। वो शराब पीते थे, वो जुआ खेलते थे, कर्ज लेते थे। तो बहसियत इंसान तो गालिब बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, जबकि हज़रत इकबाल अल्लाह के वली हैं। लेकिन हम बात करें बहसियत शायर की। बहसियत शायर यकीनन गालिब बड़े हैं, बहसियत इंसान हज़रत इकबाल बड़े हैं। इस नुक्ते को ज़हन में रखिएगा। गालिब को चाहने वाले गालिब को बहुत हद तक चाहते हैं, आखिर हद तक चाहते हैं। आपने सालेवल में खतूत पढ़े गालिब के, नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता। आपको एक मज़े की बात बताऊं, इत्तफाक करना न करना आप पर है, लेकिन तारीख़ी वाक़या, कहीं मुशायरा हो रहा था, किसी ने मिर्ज़ा गालिब का शेर गलत पढ़ दिया। नवाब मुस्तफ़ा खान उठे शदीद गुस्से में और कहा कि मियाँ ज़रा होश से काम लो, ये कोई कुरान व हदीस थोड़ा है जैसे चाहे पढ़ दो, ये मिर्ज़ा गालिब हैं, इनको ज़रा होश से पढ़ो। अब आप इससे इत्तफाक करना न करना और बात है, लेकिन मेरा बताना मकसद सिर्फ ये था कि गालिब को चाहने वाले किस हद तक चाहते हैं। गालिब की इज़्ज़त किन बुनियादों पर है, ज़रा देखते हैं। आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर की साल दोम की गज़लियात के वाले से है, लेकिन आज का लेक्चर सिर्फ गालिब के तारुफ पर मुबनी होगा। अगले लेक्चर्स में हम गज़लियात की बात करेंगे। सबसे पहले गालिब का लक़ब दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा ज़ात, नाम असदुल्ला खान, तखल्लुस गालिब। उस्ताज़ुल असातिज़ा शायर, उस्ताज़ों के भी उस्ताज़। उस्ताज़ कौन होता है? जो किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता, अपने लिए नया रास्ता बनाता है और बाद में आने वाले उसके बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसको उस्ताज़ कहते हैं। और गालिब कौन? उस्ताज़ों के उस्ताद। गालिब एक रिवायत डाल गए, एक बिना डाल गए। गालिब जिस मकाम पर है उस मकाम पर ना कोई था ना है। और याद रखिए, उर्दू के जानने वाले ये बात कहते हैं कि उस मकाम तक कोई हो भी नहीं सकता। तो गालिब उस्ताज़ों के उस्ताद शायर। गालिब
किसी के रास्ते पे ना चले, अलबत्ता गालिब जो रास्ता बना गए, आने वाले उस रास्ते पर चले और चलते रहेंगे। गालिब बिलाशुबा उर्दू के मकबूल तरीन शायर, जो इज्जत मकाम मर्तबा गालिब के हिस्से में आया वो किसी और के हिस्से में ना आ सका। उर्दू शायरों में बहुत से इख्तलाफात हैं, बहुत सी तारीख चली, लेकिन जहाँ मिर्ज़ा गालिब का नाम आता है या मीर तकी मीर का नाम आता है तो इनकी अजमत पे सब मुत्तफिक हैं। अभी आपको बताया कि अगर उर्दू को निज़ाम शमसी से तशबीह जाए तो उर्दू शायरी का सूरज मिर्ज़ा गालिब ही है। गालिब खवास पसंद शायर थे, यानी गालिब ने आम लोगों के लिए अपने शार नहीं कहे और ना गालिब ये चाहते थे कि आम लोग उनकी शायरी को पढ़ें, वो सिर्फ खवास से मुखातिब है। आप बात को यूं समझे कि गालिब के मुकाबले में मीर तकी मीर है, वो अवामी शायर हैं। कहते हैं मीर का शेर उसको भी समझ आ जाता है जो दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों में बैठता हो, मगर गालिब को समझना तो यूं आसान ना था ना है। यही वजह है कि आम लोग गालिब के मकाम को पहचानते ही नहीं है, गालिब के शेर को समझ ही नहीं पाते। लेकिन ये एक अलग बात, जो गालिब को समझ जाता है उसको गालिब के बाद कोई और अच्छा ही नहीं लगता। मैंने आपके सामने शेर लिखा, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा निवाए सरोश है। गालिब कहते हैं मैं यूं नहीं था कि बैठा और अशार लिखना शुरू कर दिए। सरीर खामा कलम की आवाज़, पहले ज़माने में कलम से लिखा जाता था ना, तो कलम की एक मखसूस आवाज़ होती थी, उसको कहेंगे सरीर खामा। सरोश फरिश्ते को कहते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का रकब, निवा आवाज़। तो गालिब कहते हैं कि मुझ पर भी अल्लाह की तरफ से अलहाम होता है तो मैं शेर कहता हूँ, यूँ नहीं कहता। ज़हन में रखिए, अंबिया का मकाम और है। अंबिया अगर अल्लाह अंबिया के दिल में बात डाले तो उसको वही कहते हैं, लेकिन अल्लाह किसी के दिल में बात डाल सकता है तो उसको अलहाम कहेंगे। तो गालिब फरमाते हैं कि मुझे अलहाम होता है तो मैं शेर कहता हूँ, यूँ मैं शेर नहीं कहता। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं गालिब की खवास पसंदी के हवाले से। मिर्ज़ा गालिब नौशाह जी कहते थे हजाम के पास बैठे बाल बनवा रहे हैं, कुछ बाल कट चुके हैं, कुछ कटने हैं, अभी जारी है। तो हजाम ने कहा कि नौशाह जी मुझे आपका फलां शेर बहुत पसंद है। गालिब चौंके, जी क्या कहा, आपको मेरा शेर पसंद है, भला बताइए तो कौन सी गज़ल का शेर पसंद है। उसने शेर पढ़ा और गालिब दरमियान में ही उठकर भाग गए हजामत से। क्या बात है, गालिब ने कहा मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, बाद में करेंगे। घर जाते हैं, अपना दीवान उठाते हैं, वो गज़ल जो उस हजाम को पसंद थी वो अपने दीवान से निकाल कर फाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं गालिब तेरा ये मकाम, तेरी गज़लें हजाम पसंद करेंगे। यानी और होता तो इस पर फ़ख्र महसूस करता, लेकिन याद रखे गालिब ने इस पर तौहीन महसूस की। वो कहते हैं मैंने उनके लिए गज़लें नहीं कही थी, मेरा कलाम सिर्फ वो पढ़े जो अदब को जानते हो, जो शायरी को जानते हो, जो शायरी के मकाम को जानते हो। वो हर एक के लिए ये बात नहीं करते। अब देखिए गालिब इस हद तक अपने आप को ख़ास समझते हैं। आपने सालेवल में पढ़ा खतूत में कि जब उनसे जंग अज़ीम के बाद, जंग आज़ादी के बाद वो एक फरिश्ते मुरतब हो रही हैं, तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं मुझे फरिश्त में दूसरे लोगों के साथ ना लिख, मेरी कैफियत अलग मुरतब कर। गालिब इसमें भी तौहीन समझते हैं कि जहाँ महल्ले के इलाके के बाकियों के नाम है, मेरा नाम भी उसी में हो। आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ, गालिब इल्म नजूम का इल्म भी रखते थे। उन्होंने हिसाब से अपनी तारीख वफ़ात निकाली कि फ़लाँ साल फ़लाँ महीने में मेरा इंतकाल हो जाएगा। इत्तफ़ाक़ ये हुआ जब वो टाइम आया तो उन दिनों में हिंदुस्तान में ताउन का मर्ज़ फैल गया, बहुत लोग उसमें हलाक हुए। रोज़ाना हर महल्ले से 10-10, 15-15, 20-20 जनाजे उठते थे। गालिब भी उसमें मुब्तला हुए और ये ऐसा मर्ज़ था कि बचने का कम था। मिर्ज़ा गालिब सजदे में है, गिड़गड़ा रहे, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। दोस्त ने कहा नौशाह जी डर गए हो, मौत से डर गए हो? कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मौत से नहीं डरा। मैं नहीं चाहता जिस मर्ज में लाखों लोग मारे गए मिर्ज़ा गालिब भी मारा जाए और तारीख में लिखा जाए जिसमें बाकी लोग मरे मिर्ज़ा गालिब भी साथ ही मर गया। मैं ऐसा नहीं चाहता। तो देखिए इससे बड़ी ख्वास पसंदी क्या।
اور پھر دیکھیں اللہ نے بھی لاج رکھ لی، مرزا غالب بچ گئے، تعاون میں باقی لوگوں کے ساتھ ان کا انتقال نہیں ہوا۔ میں کہاں کہاں بیان کروں اور کتنی بیان کروں غالب کی عظمت۔ دلی میں انگریز سرکار ہے، آپ جانتے ہیں ان کی حکومت تھی، مرزا غالب کا مقام کتنا ہی بلند ہو، غلام قوم تھے نا، ہم تھے تو غلام، وہ آقا تھے۔ دلی میں اردو کالج بنتا ہے انگریزوں کو اردو کی تعلیم دینے کے لیے، شیکسپیئر کالج کے بھی پرنسپل اور وہاں کے فوجی گورنر بھی تھے، تو مرزا غالب بھی جاتے ہیں۔ ان دنوں ذہن میں رکھیے مرزا غالب کے مالی حالات خاصے کمزور تھے، جاتے ہیں کالج میں تعیناتی کے لیے اور جاتے پالکی میں ہیں، پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر شیکسپیئر انتظار کر رہے ہیں، غالب باہر نہیں نکلتے۔ تو شیکسپیئر پوچھتے ہیں ملازم سے کہ جی آپ کہہ رہے تھے غالب آئے ہوئے، بلائیں۔ غالب کو کہا کہ یہ کیا بات ہو جی، اگر میں آگے ہوں تو ان کو اندر اطلاع دیں اور کہیں کہ میرے لیے آ کر دروازہ کھولیں، تب میں نیچے اتروں گا۔ ملازم نے یوں ہی جا کے کہا تو سنیے بات پھر۔ وہ اٹھے شیکسپیئر، جو فوجی گورنر تھے وہ گئے، انہوں نے پالکی کا دروازہ کھولا تو غالب نیچے اترے۔ یہ غالب کا مقام تھا جس کو دوسرے بھی معترف تھے۔ یہ تھی غالب کی خواص پسندی، یعنی غالب کو سمجھنا مشکل ضرور ہے، عام سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب غالب سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر غالب کے بعد کوئی اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ غالب کی انفرادیت پسندی، غالب منفرد تھے، غالب منفرد ہیں، غالب منفرد رہیں گے۔ انہوں نے کبھی بھی ادب کے عام روایت پہ نہیں چلے۔ دیکھیے غالب کی عشقیہ غزلیں ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی روایت کے ساتھ نہیں چلے، ہمیشہ روایت سے بغاوت کی۔ غالب نے ہمیشہ اپنا راستہ بنایا، کسی اور راستے پہ نہیں چلے۔ کامیاب ادبی تجربات کیے غالب نے، جو تجربہ کیا خوب کیا۔ ماہر نفسیات ہے، بزلہ سنجی، ہنسنا سانا غالب کی فطرت کا حصہ تھا۔ جہاں بیٹھے ہیں کہہ کے لگ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں میر کی آہ کی شاعری کہتے ہیں، غالب کی واہ کی شاعری۔ آخر تلکہ گنجینہ مانی، گنجینہ کہتے ہیں خزانے کو۔ غالب کہتے ہیں کہ میں لفظوں کا خزانہ بناتا ہوں، جس لفظ کو میں استعمال کر لوں اس لفظ کا مطلب ہی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، مفہوم ہی بدل جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک لفظ جب غالب کے شعر میں آتا ہے تو وہ کثیر المعانی ہو جاتا ہے، نئی نئی جہتیں مل جاتی ہیں، جس کو غالب خود یوں فرماتے ہیں، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ گنجینہ خزانہ۔ غالب تصوف کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں اور بہت خوب بات کرتے ہیں، لیکن یہ الگ بات کہ بشری خامیاں بھی ہیں، شراب نوشی وغیرہ۔ تو خود فرماتے ہیں یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ یہاں کام خراب ہو جاتا ہے کہ شراب پیتا ہوں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو اللہ کا ولی کہلاتا۔ یعنی غالب کو بھی احساس ہے اپنی شخصی خامی کا، لیکن ساتھ اپنے معنی کا بھی، اپنے مقام کا بھی۔ غالب خوب آگاہ ہے اپنے آپ سے، تعلیق کا شعر ہے، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور یعنی غالب جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ غالب کو اپنے اس مقام کا احساس ہے۔ میں آخر میں بات کروں گا جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور ٹھیک کہا جاتا ہے، کہ حضرت اقبال بڑے شاعر ہیں، سب سے بڑے شاعر ہیں، لیکن حضرت اقبال جن کو عام طور پہ سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے، یہ تمام اشعار مرزا غالب ہی کے تھے۔ لیکن آخری شعر میں نے حضرت اقبال کا لکھا، وہ کیا کہتے ہیں غالب کے بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں، لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں، لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ یعنی حضرت اقبال فرما گئے لطف گویائی شاعری، کہ یہ مرزا غالب کے نام سے نظم ہے کہ مرزا غالب کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور کب ہوگا؟ تخیل، امیجنیشن جس کو آپ کہتے ہیں، فکر کامل، مکمل، جب تک انسان کی فکر کامل نہیں ہو جاتی اس وقت تک غالب کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اور ذہن میں رکھیے انسان کی فکر کامل ہو نہیں سکتی، لہٰذا کوئی غالب کے برابر ہو نہیں سکتا۔